प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इस चैप्टर के तीसरे क्लास में पढ़ेंगे कि वृक्क के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, यानी कि मूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है और मूत्र की बनावट क्या क्या है। इन सारी बातों की जानकारी हम लोग आज के क्लास में ग्रहण करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं कि वृक्क का क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ किडनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानकारी के लिहाज से भी। सबसे पहले ये जानिए वृक्क का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है मूत्र निर्माण करना। क्योंकि मूत्र में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आदि विषाक्त एवं हानिकारक पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ, बेकार का पदार्थ होता है, जिसको शरीर से उत्सर्जन करने का काम, बाहर निकालने का काम कौन करता है? वृक्क के द्वारा किया जाता है। तो वृक्क के द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नांकित 3 चरणों में पूर्ण होती है बाबू। ये अपने आप में भास्ट चीज है और बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग अभी सीखेंगे कि किस प्रकार से 3 चरणों के द्वारा वृक्क कार्य करता है और मूत्र निर्माण करता है। एक लाइन में अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए कि वृक्क का क्या कार्य है, तो आपको जवाब देना है मूत्र निर्माण का कार्य करता है। तो इसका जो 3 चरण है वो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बारी बारी से सबको देखेंगे। दूसरा है बाबू ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और तीसरा है ट्यूबुलर स्रवण, है ना। तो ये 3 चरण में 3 क्रियाओं के द्वारा क्या होता है? ये 3 क्रियाओं के द्वारा वृक्क का जो कार्य है, यानी मूत्र निर्माण का कार्य जो किया जाता है, ये 3 चरणों में किया जाता है। बारी बारी से हम लोग देखेंगे हर एक चरण में कि कौन सा प्रोसेस है और क्या घटना घटती है, किस प्रकार से वृक्क के द्वारा मूत्र निर्माण का कार्य किया जाता है। पहला है बाबू कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस एक छन्ना की तरह कार्य करता है, छन्ना पत्र की तरह कार्य करता है, फिल्टर की तरह कार्य करता है। और फिल्टर का क्या काम होता है? छन्ना का क्या काम होता है? किसी भी चीज को छान करके अलग कर देना, फिल्ट्रेट कर देना। अब है अभिवाही धमनिका, जो कहां होता है? वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से ऊपर में होता है। अभी फिगर हम लोग देखेंगे। रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। जरा फिगर में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाबू, अगर ये फिगर आपको नहीं दिखे तो आप जूम करके बड़ा कर लीजिए और तब देखिएगा, स्पष्ट दिखेगा। यहां पर देखिए अभिवाही धमनिका, ये देखिए ग्लोमेरुलस है, यहां लिखा हुआ है। हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में इन डिटेल में पढ़े, चूंकि ये नेफ्रॉन है। ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वृक्क का, और इसकी जो संख्या होती है प्रत्येक वृक्क में 10 लाख होती है। यानी 2 वृक्क हमारे शरीर में होता है, दोनों में 10-10 यानी 20 लाख नेफ्रॉन होता है, वृक्क नलिकाएं होती है। ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्योंकि मुख्य कार्य इसी का है वृक्क में। तो ये जो देख रहे हैं केशिका रूपी संरचना, जिसको कि क्या कहते हैं बाबू? अभिवाही धमनिका। और इसी के द्वारा ग्लोमेरुलस में
लाया जाता है क्या, रक्त को, और रक्त के साथ देखिए क्या क्या मिला होता है, उस पर जरा बात करते हैं। यूरिया मिला होता है बाबू, है ना, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। ये पदार्थ बोमेन संपुट की पतली दीवार, जो प्लेट नुमा रचना है, यानी ग्लोमेरुलस के बाहर बाहर, बोमेन कैप्सूल कहिए या बोमेन संपुट कहिए, पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण क्या होता है, ग्लोमेरुलस, यहां पर मिसप्रिंट हुआ, ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है बाबू, छानने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। अब है कि उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि उच्च दाब पर फिल्ट्रेशन को क्या कहा जाता है, उच्च दाब पर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि हाईली रूप से वो फिल्टर्ड हो जाता है, बिल्कुल छन जाता है, अशुद्धि नहीं के बराबर रहता है। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी क्या होता है, छन जाता है। आइए फिगर में इसी चीज को हम लोग देखते हैं। यहां से देखिए, अभिवाही धमनिका के माध्यम से ग्लोमेरुलस में आता है, और ग्लोमेरुलस के नीचे देखिए ये बोमेन संपुट है, ये बोमेन संपुट है। ये देखिए, ये है अभिवाही धमनिका, इसके द्वारा जो है ग्लूकोज, जल, लवण, प्रोटीन सब इसमें प्रवेश कर जाता है ग्लोमेरुलस में। और ये जो बोमेन संपुट की जो दीवार है, इस दीवार से ये छनता है और छन करके इसमें चला आता है, अपवाही धमनिका। इसका जो व्यास कम होने के कारण दबाव इस पर पड़ता है और बिल्कुल पूरी तरह से क्या होता है, छन जाता है। यहां तक हम लोगों ने अभी देखा था। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड है कि कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं, यानी कि कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट से होकर के पार नहीं होता है, बिल्कुल वो छन करके बोमेन संपुट की दीवार में ही ऊपर ही रह जाता है, नीचे वो नलिकाओं में नहीं प्रवेश करता है। और इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब आपसे यहां पर ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस में ही ये छन जाता है, बोमेन संपुट में ही छन जाता है, बोमेन संपुट की दीवार से ये पार नहीं होता है, अपारगम्य होती है। इसलिए याद रखिएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है बाबू, तो जो बोमेन संपुट की दीवार से पार नहीं होता है, यानी कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, फिगर में भी अगर देखना है, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि देखिए ये बोमेन संपुट है, ये क्या है बाबू, बोमेन संपुट है। और बोमेन संपुट में क्या होता है, कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन इसकी दीवार से पार नहीं होता है, यानी ये यहीं छन जाता है। और जिसमें जो छन करके रह जाता है, नीचे नहीं जाता है इस नलिका में, केशिका में, तो
ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। कौन कौन? कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन, ये आपका है क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्योंकि ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के द्वारा छन जाता है। आगे बढ़ते हैं बाबू। दूसरा जो चरण है, वृक्क के द्वारा जो मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है, इसी का दूसरा जो चरण है वो है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ये यहां पर अवशोषण होने का काम होता है और बेकार का जो पदार्थ है उसको छोड़ दिया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे, कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन, है ना? ये क्या है बाबू? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। और ये नलिकाओं से होकर गुजरता है और इसी समय क्या होता है? कोशिकाएं आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कर लेती है तथा जो अनावश्यक पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसको छोड़ती है। अब यहां पर क्या अवशोषित कर लेता है? क्या आवश्यक पदार्थ है? तो ग्लूकोज एवं जल का अवशोषण होता है। क्या होता है बाबू? ग्लूकोज और जल, यानी C6H12O6 प्लस H2O, इसका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है, क्योंकि ये आवश्यक पदार्थ है ना? इसका अवशोषण होता है। जबकि दूषित पदार्थ, बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, है ना, इसका क्या होता है? इसी का उत्सर्जन होता है, ये शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये उत्सर्जी पदार्थ हो गया, दूषित पदार्थ, है ना? और चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हम लोग समझ लिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नलिकाओं से होकर गुजरता है और इसी समय कोशिकाएं आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और अनावश्यक पदार्थ, बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, विषाक्त पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ को छोड़ देती है। अब यहां पर ग्लूकोज और जल जो है आवश्यक पदार्थ है, उसका अवशोषण होता है और दूषित पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है। आगे देखते हैं। तीसरा जो चरण है वो है बाबू क्या? ट्यूबुलर स्रवण होता है ना? क्या होता है? ट्यूबुलर स्रवण होता है। नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी क्या होती है? स्रावित होकर फिल्ट्रेट से मिल जाता है ना? अब इस फिल्ट्रेट को ब्लैडर मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ब्लैडर मूत्र कहते हैं। जो कुछ उत्सर्जी पदार्थ मिल जाता है और यह मूत्र ब्लैडर मूत्र नलिका से होकर गुजरता है और मूत्राशय में जाकर के क्या होता है? जमा हो जाता है। मूत्राशय में जमा हो जाता है। मान लीजिए कि ये अगर किडनी है ना, तो यहां से इस तरह से ये मूत्र नलिका के माध्यम से क्या होता है? इस तरह से इसमें जमा हो जाता है, इसमें जमा हो जाता है और ये मूत्र मार्ग जो है इसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या है? मूत्राशय है, मूत्राशय है। ये मूत्र नलिका है। हम लोग पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं और ये
वृक्क है ना। अब है कि हम लोग तीनों ही फेज में देख लिया, 3 चरण में देख लिया, चाहे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो, ट्यूबुलर अवशोषण हो और ट्यूबुलर स्रवण हो। इन तीनों चरणों के बाद क्या होता है कि मूत्र जो है वो मूत्र नलिका के माध्यम से जो यहां पर किडनी में जो क्षमता है ना, छन करके मूत्र नलिका के द्वारा मूत्राशय में जमा होता है, जो समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूर्ण रूप से वृक्क का कार्य है कि किस प्रकार से मूत्र का वह निर्माण करता है, हानिकारक पदार्थ, बेकार पदार्थ, विषाक्त पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ को वो ब्लड से, रक्त से छान करके और अलग कर देता है। आगे है कि मूत्र की बनावट, बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर मूत्र में, यूरिन में क्या होता है। तो मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया है ना, यूरिया का क्या सूत्र होता है ना, H2NCONH2 या NH2CONH2 है ना। तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl, जल H2O विद्यमान होता है, उपस्थित होते हैं। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में अगर वो लेता है, प्रोटीन किसमें होता है, दाल, अंडा, मछली है ना, ये सब में प्रोटीन होता है। अगर वो 80 से 100 ग्राम ग्रहण कर लिया तो उसके मूत्र में 96% जल होता है, 4% ठोस पदार्थ होता है और जिसमें 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। इसको और बढ़िया से हम लोग समझते हैं कि अगर, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य, कोई आदमी, अगर वह 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन करता है, ठीक है ना बाबू, है ना, तब उसके यूरिन में क्या होगा, तो 90% जल होगा, ठीक है, और 4% ठोस पदार्थ होता है। और इस 4% में भी, ध्यान दीजिएगा, इस 4% में भी 2% यूरिया होता है। क्या होता है बाबू, यूरिया, और 2% क्या होता है, अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ होता है, अन्य पदार्थ में अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब उसमें रहता है। कहने का मतलब, अगर 80 से 100 ग्राम अगर प्रोटीन को ग्रहण किया तो उसमें से 90 ग्राम जल होगा, 4 ग्राम ठोस पदार्थ होगा और 4 ग्राम में भी 2 ग्राम यूरिया और 2 ग्राम अन्य पदार्थ होता है। इस तरह से ये क्या है, ये मूत्र की बनावट है। अब है कि यूरिया जो है को बनता कहां से है, तो यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उपोत्पाद है, यानी प्रोटीन से ही बनता है और यह एमिनो अम्ल से बनता है, ठीक है। यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है वो 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम होता है। अगर आप 100 ml ब्लड को डिटेक्ट कीजिएगा, लीजिएगा, तो उसमें से 30 मिलीग्राम
क्या होता है उसमें? यूरिया होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड क्या है? तो यूरिक एसिड भी क्या होता है? यूरिन में ही होता है जो इम्प्यूरिटी, जो पेशाब के माध्यम से, पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। इसके बारे में भी जानकारी हम लोग ले लें कि 100 ml रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा 2 से 3 मिलीग्राम होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान पूर्वक देखेंगे कि 100 ml रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3 मिलीग्राम होती है। प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। इसलिए पानी की मात्रा, पानी हमेशा पीना चाहिए। अगर आप कम पानी पीते हैं तो शरीर में क्या होगा? यूरिक अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो फिर परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए पानी का जो उचित मात्रा है, बहुत ज्यादा भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो इसमें स्थित रंजक, कलर जो है, रंजक जो है, पिगमेंट जिसको बोलते हैं, वो यूरोक्रोम होता है। क्या होता है बाबू? यूरोक्रोम। और इसी यूरोक्रोम रंजक के कारण, पिगमेंट के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि मूत्र का जो रंग पीला होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है ना। प्रतिदिन मूत्र के साथ कितना यूरिक अम्ल उत्सर्जित होता है? तो 1.5 से 2 ग्राम। 100 ml, अब अगला जो प्रश्न है कि 100 ml रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो 2 से 3 मिलीग्राम, है ना। तो इस तरह से हम लोग आज का जो क्लास है कि वृक्क का कार्य क्या है, किस तरह से मूत्र निर्माण होता है और शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा है कि मूत्र की बनावट, क्या क्या मूत्र में था, उसको भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।